नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। समय समय पर यह महामारी दिखा रही है अपना रौद्र रूप। वहीं बीते दिसंबर के महीने में इस महामारी से हुई थी हजारों लोगों की मौत। WHO के प्रमुख ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि छुट्टियों के दौरान लोगों के इकट्ठा होने और विश्व स्तर पर इसके नए वेरिएंट के प्रसार के कारण पिछले महीने बढ़ गया कोविड-19 का संचरण। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बनकर हो चुका है तैयार। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले देश के सबसे बड़े समुद्री पुल का उद्घाटन 12 जनवरी को होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 22 किलोमीटर लंबे पुल से दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई की दूरी तय करने में अब लगेगा महज 20 मिनट का समय। हालांकि मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर को इस पुल पर चलने की नहीं दी जाएगी अनुमति। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में रहने वाले 3 दोस्तों की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में हुई दर्दनाक मौत। राजस्थान के अलवर जिले में हुआ यह हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी से शव निकालने के लिए लोगों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। पुलिस के मुताबिक घने कोहरे की वजह से पुलिया पर खड़े पाइप से भरे ट्रक से टकराई कार। हादसे की शिकार फॉर्च्यूनर कार के उड़े परखच्चे। आज की युवा पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत के प्रति जागरूक करने के लिए मुंबई में होने जा रहा है मकर संक्रांति के अवसर पर मुंबई संस्कृति महोत्सव का आयोजन, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का देखने को मिलेगा अनूठा संगम। मकर संक्रांति के अवसर पर इंडियन हेरिटेज सोसाइटी द्वारा आयोजित मुंबई संस्कृति महोत्सव के दौरान भारतीय शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियां मुंबई के फोर्ट स्थित हेरिटेज टाउन हॉल में करेगी परफॉर्म। धर्मनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हवाई सेवा का मिला बड़ा विकल्प। अहमदाबाद से अयोध्या के बीच अब सीधी हवाई सेवा का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुविधा का शुभारंभ करते हुए प्रदेश में किया हवाई क्षेत्र में लगातार बढ़ रही सुविधाओं का जिक्र। अयोध्या से दिल्ली के बाद अहमदाबाद है दूसरा कनेक्टेड स्थल। आगामी 15 जनवरी से मुंबई के लिए भी सीधी उड़ान सेवा आरंभ हो जाने के पश्चात मुंबई हो जाएगा अयोध्या से तीसरा कनेक्टेड स्थल। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी। पिछले दिनों खबर आई थी कि खराब स्वास्थ्य के चलते रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे बीजेपी के 2 नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। भले ही अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन में 96 वर्षीय लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान रहा बेहद उल्लेखनीय। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को दान देने वालों में गुजरात के ही कैसे कारोबारी हैं जिन्होंने मुरारी बापू के बाद दिया है सबसे अधिक का चंदा। राम मंदिर निर्माण के लिए गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया ने दान किए 11 करोड़ रुपए। धन संचय अभियान के तहत राम मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने ट्रस्ट को सौंपा 11 करोड़ रुपए का चेक। गोविंद भाई ढोलकिया है डायमंड कंपनी श्री राम कृष्णा एक्सपोर्ट्स के मालिक। अयोध्या में राम मंदिर का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ कि जालसाजों ने उनके नाम पर शुरू कर दी जालसाजी। देश में इस तरह के कई मामले आ चुके हैं सामने, जिसमें तथाकथित जालसाज भगवान श्री राम के VVIP दर्शन कराने का झांसा देकर देश भर में राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान नामक एप्लीकेशन कराते हैं डाउनलोड और उसके बाद लोगों के बैंक खातों को कर देते हैं खाली। गृह मंत्रालय ने ठगी की इन वारदातों को देखते हुए देश भर में जारी की है एडवाइजरी। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का रियलिटी टेस्ट माने जा रहे इस बार के माघ मेले में स्कूबा डाइवर की तर्ज पर तैनात किए जा सकते हैं डीप डाइवर। दरअसल माघ मेले में हर बार बड़ी संख्या में प्रयागराज में की जाती है गोताखोरों की तैनाती, लेकिन गहराई में फंसे लोगों को बाहर निकालना उनके लिए मुश्किल भरा हो जाता है। ऐसे में तलहटी में जाने में सक्षम होते हैं डीप डाइवर। स्कूबा डाइवरों जैसे हाईटेक उपकरणों से लैस होते हैं डीप डाइवर। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता ठुकराने पर भड़क उठी भारतीय जनता पार्टी। कहा कांग्रेस अब बन गई है बहिष्कार पार्टी। उन्होंने भगवान राम तक को कहा था काल्पनिक, जबकि महात्मा गांधी खुद रामराज की करते थे कल्पना। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भारत रत्न सम्मान समारोह का बहिष्कार, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में अभिभाषण का बहिष्कार, कारगिल विजय दिवस का बहिष्कार, यानी अब कांग्रेस पार्टी बन चुकी है बहिष्कार पार्टी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शामिल हुए दुनिया भर के शीर्ष नेताओं ने की भारत की जमकर सराहना और इसे बताया निवेश के लिए एक महान देश। दरअसल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का है 10वां संस्करण, जिसका गुजरात के गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी 2024 तक किया गया है आयोजन। इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच मानवीय गर्मजोशी के जीवंत पुल को फिर से किया परिभाषित।
उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के जन्मदिन की तैयारियां जोरों से शुरू। खास बात यह है कि सपा कार्यकर्ताओं ने डिंपल यादव को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए सड़कों पर पोस्टर और बैनर लगाकर दी जन्मदिन की अग्रिम बधाई। दरअसल 15 जनवरी को समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का है जन्मदिन। इसी के चलते सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार पार्टी दफ्तर में पदाधिकारियों के साथ बैठक करके बना रहे हैं चुनावी रणनीति। उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखे एक लेख में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर पर साधा निशाना। सामना के लेख में लिखा गया है कि चोरों को एक गैंग को असली शिवसेना बताकर कुचल दिया गया संविधान। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को असली शिवसेना के रूप में दी मान्यता, जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट में मचा घमासान। भारत के साथ बढ़े विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग समेत 20 प्रमुख समझौतों पर किया है करार। साथ ही साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेटिव पार्टनरशिप तक बढ़ाने का कर दिया ऐलान। जनवरी 2024 के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह तक लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का नाम जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों की यदि माने तो 70 साल से ऊपर वाले नेताओं को चुनावी प्रतिस्पर्धा से बाहर रखने की तैयारी में है बीजेपी। यदि ऐसा होता है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर वीके सिंह जैसे बड़े नाम 2024 लोकसभा चुनाव की रेस से हो सकते हैं बाहर। जनवरी महीने के आखिर में हो सकती है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सिर पर सजा 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर होने का ताज। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया मुख्यमंत्री मोहन यादव को स्वच्छता का अवार्ड। स्वच्छता सर्वेक्षण में 7वीं बार इंदौर के प्रथम आने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश और इंदौर वासियों को दी बधाई। कहा, इंदौर वासियों ने पुनः यह सिद्ध कर दिया कि स्वच्छता न सिर्फ उनकी आदत बन चुकी है बल्कि अब उनकी सोच में भी है स्वच्छता। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे का बड़ा बयान। कहा, अग्निवीरों के पहले 2 बैच फील्ड यूनिट में तैनाती के लिए है पूरी तरह से तैयार और इनके फीडबैक भी आते हैं काफी अच्छे और उत्साहजनक। तकरीबन 120 महिला अधिकारियों को भी कमांड भूमिका में दिया गया है। स्थायी कमीशन और फील्ड एरिया में की गई है उनकी तैनाती। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि मणिपुर में बीते साल मई महीने में हुई थी हिंसा, लेकिन राज्य सरकार, सेना और असम राइफल्स के साझा प्रयासों से फिलहाल वहां के हालात हैं स्थिर। सरकार की है उस पर पैनी नजर। बेंगलुरु के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप की सीईओ सूचना सेठ ने अपने ही बेटे की जिस बेरहमी से हत्या की है वो लोगों को झकझोर रहा है। अब इस मामले में हो रहे हैं नए खुलासे और हत्या का असली मकसद भी आ रहा है सामने। दरअसल सूचना का अपने पति पीआर वेंकट रमन से हो चुका है तलाक। सूचना ने पुलिस और कोर्ट को जो एविडेंस सौंपे हैं वो काफी चौंकाने वाले। हत्या करने वाली मां ने कोर्ट को व्हाट्सएप चैट और कुछ तस्वीरें और मेडिकल रिपोर्ट सौंपे हैं, जिसके आधार पर वो अलग रहने वाले अपने पति से कर रही थी गुजारा भत्ता की डिमांड। टेलीग्राम पर यदि आपको क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का ऑफर कोई देता है तो हो जाइएगा सावधान, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले एक इंजीनियर के टेलीग्राम पर अच्छे रिटर्न का वादा कर किसी ने दिया क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का ऑफर। शुरुआत में 10,000 रुपए निवेश करने पर कथित इंजीनियर को दिया गया 15,000 रुपए का रिटर्न, लेकिन जब इंजीनियर ने लालच में निवेश कर दिए 12 लाख रुपए तो उनके साथ हो गई ठगी की वारदात। पीड़ित इंजीनियर का नाम है अंकित चौधरी, जिसकी शिकायत के बाद जांच में जुटी नॉर्थ दिल्ली की साइबर पुलिस। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेश खाली छापेमारी मामले में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाने का पश्चिम बंगाल सरकार को दिया निर्देश। ईडी काउंसिल ने कोर्ट में बताया कि राशन वितरण घोटाले से जुड़ी छापेमारी के दौरान उनके अधिकारियों पर किया गया था हमला। साथ ही उनके खिलाफ गलत तरीके से दर्ज की गई है 3 एफआईआर। जस्टिस जय सेन गुप्ता ने कहा कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में उस समय मच गया हड़कंप जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाहगंज शाखा में अचानक घुस आया एक सांड। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सांड का वीडियो। इस वीडियो पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, कसा बीजेपी पर तंज। कहा, सांड की इसमें क्या गलती, किसी ने कह दिया होगा कि भाजपा सबके खाते में दे रही है 15 लाख रुपए। अखिलेश यादव के मुताबिक इसी भ्रम में और बहकावे में सांड भी पहुंच गया बैंक। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार की दोपहर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.02 मापी गई भूकंप की तीव्रता। अफगानिस्तान के फैजाबाद में था भूकंप का केंद्र। किसी के हताहत होने की खबर नहीं, तो वहीं जम्मू के पुंछ में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। देश में कोरोना वायरस के मामलों में आई हल्की गिरावट। पिछले 24 घंटे में 514 नए मामले दर्ज। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 3,422। इस अवधि में 3 लोगों की हुई मौत, जिसमें महाराष्ट्र में 2 और कर्नाटक में 1 मरीज शामिल।
बुधवार को महाराष्ट्र के विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर मुंबई करो की प्रतिक्रिया। कहा विधानसभा अध्यक्ष ने लिया गलत फैसला। उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट को बताया असली शिवसेना। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बारे में मुंबई करो की रही मिली जुली प्रतिक्रिया। 11 जनवरी गुरुवार की सुबह शेयर बाजार में देखने को मिली तेजी। 250 अंकों की तेजी के साथ 71,907 के स्तर पर खुला सेंसेक्स। तो वहीं निफ्टी में भी देखने को मिली 70 अंकों की बढ़त। 21,688 के स्तर पर खुला निफ्टी। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।